मैम अस्सलाम वालेकुम। कितने स्टूडेंट आ गए? ठीक है, वही मैं चेक कर रही थी। वालेकुम सलाम। मैम अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं आपके आज न्यू टॉपिक के साथ। शुरू हो गया। हाँ, आज हमने टॉपिक लिया है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या होता है, पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं, ठीक है, और पेप्टिक अल्सर को हीलिंग जो ड्रग्स हील करती हैं, ठीक है, जो भरती हैं वो ड्रग्स कौन सी होती हैं, और उसके अलावा और कौन कौन सी ड्रग्स हम लेते हैं। पहले थोड़ा सा पैथोलॉजी पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद ड्रग्स की तरफ आएंगे। तो इसमें जो है मेन ड्रग आपको पढ़ाने का जो मेरा इरादा है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, क्योंकि आपके पेपर में आई हुई होती हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पे क्वेश्चन आया हुआ होता है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला करवा रही हूँ, ठीक है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है हमारा आज चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर जो है ये क्या होता है, पेप्टिक अल्सर जो है ये आपका जो एरिया है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, आपका जो पेप्टिक अल्सर जो है, ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, आपका जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा किसे कहते हैं, आपकी जीआईटी की लाइनिंग के ऊपर एक कोटिंग होती है म्यूकोजा की, म्यूकोजल लेयर की, जो कि आपकी बॉडी को प्रिवेंट करती है, आपकी पेरिटल लाइनिंग को इरोजन से बचाती है, ठीक है। तो अब वो जो हम गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल म्यूकोजा होता है वो क्या होता है, आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस आपका जो रिलीज हो रहा होता है डाइजेस्टिव एक्शन की वजह से, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है कि वो आपकी उस गैस्ट्रिक ग्लूकोजा के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है। वो गैस्ट्रिक ग्लूकोजा की लेयर जो है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एसिड सिक्रीशन, आपके जो ल्यूमन के अंदर इंक्रीज हो रही है, वो इरोजन काज कर रहे होते हैं, उस लेयर को थिन कर रहे होते हैं। वो बंद तो साथ साथ रही होती है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, आपकी पूरी की पूरी जो जीआईटी की लाइनिंग है उसको जो है इरोजन से बचा रही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर क्या हो जाता है, वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, और आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है या आपकी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसमें जो है क्या होने लग जाता है, जख्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होने स्टार्ट हो जाती है अपने बॉडी में एसिड की प्रोडक्शन से, ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, या वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर हो सकता है। मोस्टली जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है आपको जो है ह्यूमन के अंदर मेजोरिटी इन्फेक्शन ये काज करता है, अल्सर ये काज करता है। तो इस एरिया के अंदर जब अल्सर हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती बढ़ती अल्सर बन जाता है, ठीक है। उस अल्सर को जो स्पेसिफिक जिस एरिया में होगा उसी के नाम से हम उसको देते हैं। अगर आप स्टमक में हो रहे हैं तो वो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर कहलाता है, ठीक है। अब पेप्टिक अल्सर जो है ये क्या है, इसमें क्या होता है, आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोजा है, ठीक है, वो जो है एरिया उसके अंदर जो है इरोजन होना स्टार्ट हो जाती है, तो तब आप क्या कहते हो कि पेप्टिक अल्सर हो गया। एटियोलॉजी क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ diminished capability of GIT mucosal barrier to protect against digestive properties of acid pepsin complex, possibility caused by the helicobacter infection and non-steroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जो जीआईटी ट्रैक है उसका फंक्शन वक्त के साथ कम होना स्टार्ट हो जाता है, किस वजह से कि जो आपकी जीआईटी की प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन थी एसिड के खिलाफ जो आपकी जीआईटी आपको प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है, वो जो है वक्त के साथ साथ हेलिकोबैक्टर, अगर किसी बैक्टीरिया ने जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, अगर उसने इन्फेक्शन काज किया है, ठीक है, तो वो आपका जो प्रोटेक्टिव लेयर थी म्यूकोजल की वो वक्त के साथ साथ डैमेज हो रही है, कम हो रही है, या आप कोई ड्रग इंड्यूस है, या आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हो, ठीक है, जो कि डायरेक्ट आपके जीआईटी की म्यूकोजल लाइनिंग के ऊपर अफेक्ट कर रही है, तो वो भी वजह हो सकती है आप पेप्टिक अल्सर काज करने की, ठीक है। तो हम जब पाकिस्तान की आप टेबलेट लेते हो, पैरासीटामोल की टेबलेट खाते हो, तो तब आप कहते हो कुछ टाइम के बाद कि दवाई खाने से मेरा मैदा जल रहा है, जलन हो रही है, होता है ना इस तरह। वो क्यों होता है कि वो जो दवाइयाँ होती हैं आपकी म्यूकोजल लेयर को डैमेज कर देती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टमक की लाइनिंग की, तो वो फिर आपकी वॉल के ऊपर जब लगती है एसिडिक एसिड जितना भी जूस रिलीज हो रहा होता है आपके
स्टमक के अंदर एसिड रिलीज हो रहे होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो वो फौरन जो है आपकी वाल को जो है वो डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि म्यूकोजल लेयर कम हो जाती है। तो ये एक वजह होती है पेप्टिक अल्सर की। दूसरी, या आपकी जो है गैस्ट्रिक ग्लूकोजा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एसिड्स और पेप्सिन कर रहा है। अगर उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है आपके ल्यूमन में, तो उसकी वजह से भी आपको अल्सर हो जाता है। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होती हैं कि पेशेंट जो है आपको कहता है कि सीने में जलन होती है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। ठीक है। साथ में वो कभी कभी कहते हैं वॉमिटिंग भी होती है, साथ वॉमिट है, साथ में थोड़ा बहुत ब्लड भी आ जाता है, क्योंकि अल्सर होता है। तो अल्सर जो है वो सुराख हो जाते हैं आपके मैदे के अंदर। अल्सर किसे कहते हैं? अल्सर परफोरेट्स एंड पेशेंट डेवलप पेरिटोनाइटिस। ठीक है। आपको क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और आपकी जो है स्टमक के अंदर जो है वो होल बन जाते हैं अल्सर की वजह से। तो जिसकी वजह से आपको जो है ब्लड, जब वोमिट आती है तो उसके साथ ब्लड भी होता है, अगर बहुत ज़्यादा सवेयर अल्सर हो जाए। ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर इसके हैं, जहाँ सीने में जलन होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, तो ये फीचर है। फिर हम पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या है? डिफरेंट है। एक तो हम बोल लेते हैं कि एंटासिड के तौर पे काम करती है। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम ट्राइसिलिकेट के हमारे पास सिरप आते हैं, गैविस्कॉन का सिरप है। इसके अलावा जो है आपके पास डाइजेक्स एमपी का सिरप है, वो डाइजेशन के लिए। दूसरा जो है आपके पास आता है म्यूकेन का सिरप आता है। ये सारे जो सिरप हैं, ये एंटासिड्स हैं। ये क्या करते हैं? आपकी जो है स्टमक की पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं, पीएच को 7 की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि आपकी पीएच को कम करते हैं ताकि रिलीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो रिडक्शन इन गैस्ट्रिक पीएच विद द यूज ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। पहले हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हमारी क्या होंगी वो मैं नहीं लिख रही, क्योंकि सिर्फ आपको बताया है कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज आपके पेपर में वो चीज़ नहीं आने वाली। ठीक है। सिर्फ आपको पीछे से जो है उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपका ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज पेप्टिक अल्सर में क्या होंगी? एक तो हमारा काम है, पहले पहले हमने क्या करना है कि हमने ओवरऑल एसिड की सिक्रीशन को कम करना है। तो क्या करेंगे? हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं एसिड की, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। ठीक है। एसिड बेस जब मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, ऐसे होता है ना। हम जो है अपनी सिरप की फार्मूलेशन में बेस लेंगे। ठीक है। एसिड आपकी जो है जीआईटी की लाइनिंग में सिक्रीट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और वो आपके पास साल्ट बन जाता है। और साल्ट क्या होता है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और आपकी पीएच जो है वो किसकी तरफ जाएगी? 7 की तरफ चली जाती है, और आपको रिलीविंग इफेक्ट मिलता है। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड आफ्टर रिलीज्ड बाय एंटासिड्स। ठीक है। एंटासिड्स वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको सिरप में आती है मोस्टली फार्मूलेशन। आपको जो है बॉडी की आपकी जीआईटी में जो एसिड की सिक्रीशन है उसको क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है। दूसरी हमारे पास आ जाती है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये आप क्या करते हैं? ये आपके गैस्ट्रिक एसिड की रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन इन गैस्ट्रिक एसिड विद द यूज ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। H2 रिसेप्टर जो है ये आपके स्टमक के अंदर पड़ा हुआ होता है। ठीक है। जब भी ये स्टिमुलेट होगा तो ये एसिड की सिक्रीशन को इन्हांस करता है। ठीक है। आपके ल्यूमन के अंदर हम वो ड्रग लेंगे जो कि आपके जाके इस रिसेप्टर के ऊपर बैठ के इसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एसिड सिक्रीशन कम हो जाती है। या हम क्या करते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करते हैं। वो जो पंप होता है आपके स्टमक के ह्यूमन के पेरिटल लाइनिंग में लगा हुआ होता है। अब ये पंप जो है एज कम्पेयर टू H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादातर हम यूज भी यही वाले करते हैं। क्या होता है कि आपकी जो अगर बात की जाए H2 रिसेप्टर पड़े हुए हैं ह्यूमन में, एसिटाइल कोलिन जो है, गैस्ट्रीन जो है जिससे HCl रिलीज हो रहा है और जिससे एसिड्स रिलीज हो रहे हैं, और जूसेस जो है वो क्या है आपके ल्यूमन के अंदर जो है वो पोर हो रहे होते हैं।
तो ये क्या फिनोमिना हो रहा होता है, ये पूरा एक प्रोटॉन पंप लगा हुआ हो रहा है, उसके थ्रू ये जो है इनकी रिलीज जो है ल्यूमन के अंदर जा रही होती है। क्यों ना हम उस पंप को ही बंद कर दे जहाँ से ये जो है इनकी सिक्रीशन आ रही है, तो ओवरऑल वो सारे के सारे जो पड़े हुए हैं आपके एसिड, उनकी सिक्रीशन जो है स्टिमुलेशन जो है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। बजाय एक के हम H2 रिसेप्टर को तो ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन जो गैस्ट्रीन है आपके पास पड़ा हुआ है, HCl पड़ा हुआ है, ये सारे एसिटाइलकोलिन पड़ रहा है जो आपकी GIT की मोटेलिटी को इंक्रीज कर रहा है, सिक्रीशन बढ़ा रहा है। एसिटाइलिन कोलिन का काम क्या होता है, आपके जो है GIT लाइनिंग के अंदर सिक्रीशन को इन्हांस करता है, तो एसेटिक सिक्रीशन भी बढ़ाएगा। तो वो बाकी तो वैसे काम कर रहे हैं, सिर्फ H2 रिसेप्टर ही ब्लॉक होगा। क्यों ना हम प्रोटॉन पंप को ही ब्लॉक कर दे, ताकि सारे के सारे, चाहे वो एसिटाइलकोलिन है, गेस्ट्रीन है, HCl है, H2 रिसेप्टर है, सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए आजकल मार्केट में हमारे पास जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है एज कम्पेयर टू H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। प्रोटॉन पंप में आपके पास ओमिप्राजोल आ जाती है, राइजेक के नाम से एसोमेप्राजोल आ जाती है, सुने हैं ना, नाम सुने यस मैम। सुने हैं ना। ये यस समझ रही हैं। हाँ, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ठीक है। ये जो हमारे पास दवाइयाँ हैं ये सारी क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है। तो आप जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को डिटेल में, ठीक है। उसके अलावा जो है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इराडिकेशन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये भी क्या करता है, बाय एंटीबॉडीज, क्या करेंगे, एंटीबॉडीज के थ्रू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को आपकी बॉडी से इराडिकेट कर देंगे, ताकि वो जो काज है, जो कैंसर काज कर रहा है बैक्टीरिया, वो भी जो है आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है। मेनली जो है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है अल्सर काज करता है। दूसरा क्या है, उसके अलावा ड्रग इंड्यूस भी होता है, जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया, डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप डाइट कौन सी ले रहे हो, ठीक है। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हो जिसके अंदर आप मिर्च मसाला ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, ऐसे जूसेस ले रहे हो जिसमें एसिडिक नेचर है, तो वो भी आपकी पीएच को इंक्रीज कर देते हैं, आपकी पीएच को एसिडिक कर देते हैं। तो इसके अलावा जो है डाइट पे भी है आपके, आप ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है अल्सर, और दूसरा जो है ये बैक्टीरिया भी काज करते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा बाय म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, आपके जो है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ठीक है। ये क्योंकि इसी के अंदर इरोजन होती है, ये जब हट जाती है लेयर, म्यूकोजल लेयर, तो तब वो जो है आपकी जो GIT की लाइनिंग है वो एक्सपोज हो जाती है, जिसके ऊपर एसिड जाकर अटैक करते हैं और अल्सर काज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एजेंट यूज करेंगे जो कि आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। प्रोटेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा बाय म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ठीक है। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट से जो है आपके जो है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके भी हम अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या थिंक, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जबकि आपकी स्टमक की लाइनिंग के अंदर एरोजन हो जाती है, और उससे जो है क्या होता है, वो फिर परफोरेशन हो जाती है और आपको पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन, हार्ट बर्न होता है। तो उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज क्या है कि हम उसके या तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंटासिड्स यूज करके, या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट उसको देंगे जो कि H2 रिसेप्टर को ही डिक्रीज कर देगा, या हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करते हैं, ठीक है। ओवरऑल पंप को इनहिबिट करके जो है एसिड रिलीज जो है उसको कम कर देता है। इराडिकेशन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि कॉजेटिव एजेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अगर आपके बॉडी के अंदर अल्सर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो वो अल्सर को इराडिकेट करने के लिए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो है उसको एक्टिव कर देंगे, या आपकी जो है म्यूकोजल की लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए गैस्ट्रिक म्यूकोजा को ऐसे एजेंट यूज किए जाएंगे जो कि म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स होंगे। तो वो फिर क्या होगा, अल्सर उससे भी जो है वो क्या हो जाता है, हील आउट हो जाता है या कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। दूसरा हमारे पास क्या है, पेप्टिक अल्सर हीलिंग ड्रग्स है, यहाँ तक समझ आ गई आपको, यस मैम। ठीक है। अच्छा,
अब देख लेते हैं कि एंटासिड्स के अंदर जो है पेप्टिक अल्सर हीलिंग ड्रग्स के अंदर पेप्टिक अल्सर ड्रग्स, ठीक है। पहले जो है हमारे पास एंटासिड्स आ जाती हैं। एंटासिड्स आपको नाम आने चाहिए इनके। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। और सोडियम एसीटेट की फॉर्मुलेशन होती है इनकी एसीटेट। ये आपके पास क्या है, एंटासिड्स है, ठीक है। उसके अलावा जो है हम मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, तो नाम आने चाहिए, इतनी डिटेल में इनकी नहीं चाहेंगे। मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके पास क्या आ जाते हैं, एंटासिड्स हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक एंटीसिक्रीटरी, तो आप हीलिंग कर देंगे। ये आपकी क्या कर रही हैं, आपकी जो है पेप्टिक अल्सर को हील करने के लिए जो ड्रग्स यूज हो रही हैं ये वो है, ठीक है। ये कॉपी करके यहाँ पे इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं गैस्ट्रिक एंटीसिक्रीटरी। गैस्ट्रिक एंटीसिक्रीटरी ड्रग आपकी जो है जितनी भी सिक्रीशन हो रही है एसिड की आपकी जीआईटी के अंदर, उसको रोकने के लिए जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं उसमें हमारे पास आ जाती हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर, ठीक है। एंटागोनिस्ट, दूसरी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप एंटीकोलिनर्जिक, और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, ठीक है। हमारे पास आ जाती है। अब H2 रिसेप्टर के अंदर जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं, शायद आपने नाम भी सुना हुआ हो, उसमें आती हैं सिमिटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिडीन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर आ जाएंगी ओमेप्राजोल और लेंसोप्राजोल, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक में आ जाती हैं सिरेंजिप्लिन, ठीक है। और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स के अंदर आ जाएंगे जो आपके म्यूकोजा को या म्यूकोजल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें बिस्मथ है, प्रोस्टाग्लैंडीन, E2 एनालॉग, जिसको हम कहते हैं E2 एनालॉग, फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास मिसोप्रोसोल, ठीक है। ये मिसोप्रोसोल है,
आपके पास हो गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ठीक हो गया। पेप्टिक अल्सर को हमने डिफाइन कर दिया कि एरोजन हो जाती है लाइनिंग के अंदर ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एसिड, जो आपके जीआईटी के ल्यूमन में इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके साथ गैस्ट्रिक पेन होता है, हार्ट बर्न होता है, वोमिट होती है, तो उसमें भी ब्लड आता है अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाए, ठीक है। तो उसमें जो है हम पेप्टिक अल्सर हीलिंग ड्रग्स यूज़ करते हैं। एंटासिड्स हो गए जो कि क्या है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सिट्रेट है, सोडियम एसिटेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जो है हमारे पास मोस्टली एंटासिड जो है सिरप फार्मूलेशन में आती हैं, और ये जो है ठीक है, सिरप फार्मूलेशन में एंटासिड्स आती है। उसके बाद H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, उसमें फेमेटिडीन है, फेमोटिडीन है और रेनिटिडीन है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। H2 रिसेप्टर जो स्टमक में पड़ा हुआ है उसको ब्लॉक करके जो है एसिड सिक्रीशन जो है उसको कम कर देते हैं और आपको जो है रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें H2 रिसेप्टर आ जाते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है उसमें ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ये ड्रग जो हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं। ये भी क्या करती हैं कि एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज कर देती हैं और जो है एसिडिटी को कम करती हैं स्टमक की। और उसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, वो जो कोलिनर्जिक एसिड जो आपके पास कोलिनर्जिक जो होती है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, वो हम क्या कहते हैं, कोलिनोमाइमेटिक ड्रग है। कोलिनोमाइमेटिक किस तरह है कि जब भी ये हार्मोन जो है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपकी स्टमक के ल्यूमन के अंदर, ये जब भी रिलीज होता है तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। इट मीन्स कि ये कि आपकी बॉडी में जो एसिड सिक्रीशन हो रही है उसको भी इन्हांस करता है। तो फिर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज करते हैं कि उस एसिटाइल कोलिन को जो है वहीं पर ब्लॉक कर दे ताकि एसिड सिक्रीशन ना हो पाए। उसमें पिरंजिपीन आपके पास जो है वो ड्रग आ जाती है। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स के अंदर जो आपके जीआईटी के म्यूकोजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ड्रग, उसमें आ जाती है बिस्मस, प्रोस्टाग्लैंडीन, E2 एनालॉग में मिसोप्रोस्टोल आपके पास जो है ये क्या आ जाती है, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट आ जाते हैं। तो ये हमारे पास छोटा साइज का एक वो था ड्रग्स का, प्रोटेक्टिव हीलिंग्स जो ड्रग होती हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब हमने जो है इसमें जो है कौन सी कवर करनी है, हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कवर करनी है, ठीक है। बाकी हम उसमें नहीं जाएंगे, जस्ट अपनी जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देखेंगे जो कि आपके पेपर में बार बार रिपीट हो रही है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये याद भी करनी है, ठीक हो गया। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो मोड ऑफ एक्शन पे इसके आते हैं। इसमें अब अगर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात करें, इट मीन्स इसके अंदर जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं हम सब की जो है जनरल मोड ऑफ एक्शन भी देख रहे हैं, इंडिकेशन भी देख रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट भी देख रहे हैं, उसके यूजेस भी देख रहे हैं। तो मोड ऑफ एक्शन जो है इसका वो क्या होगा, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, जो आपके पेरिटल सेल्स होते हैं जीआईटी के अंदर, जो सेल्स हैं जिनसे मिलकर बनी हुई है आपकी जीआईटी की लाइनिंग, वो सिक्रीट करते हैं एसिड बाय मींस ऑफ मेम्ब्रेन पंप। उनके अंदर मेम्ब्रेन पंप लगे हुए होते हैं जिसके थ्रू जो है वो क्या होता है, एसिड को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटाशियम आयन हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे इसी पंप से रिलीज होते हैं। और इस पंप को हम क्या कहते हैं, एटीपेज पंप कहते हैं या प्रोटॉन पंप कहते हैं, ठीक है। अब एटीपेज पंप क्या होता है, ये एक्सचेंज करता है हाइड्रोजन आयन को पोटाशियम आयन के साथ, ठीक है। एक्सचेंज हाइड्रोजन आयन फॉर पोटाशियम आयन। प्रोटॉन पंप जो इनहिबिटर जितने भी हैं हमारे पास, अब जब भी हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन जो है आपके ल्यूमन में इंक्रीज होगी, ठीक है, ये एटीपेज पंप क्या कर रहे हैं कि आपके जो पेरिटल लाइनिंग के अंदर ये पंप लगे हुए हैं, ये वहां से ल्यूमन में जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ल्यूमन के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं, आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। जब भी हाइड्रोजन आयन जो है रिलीज होगा, आपकी पीएच असेडिक होती है, आपकी पीएच जो है असेडिक की तरफ, एसिडिटी की तरफ जाती है, ठीक है, ये बात आप याद रखें। हाइड्रोजन आयन जो है ये इंडिकेशन होता है एसिडिक पीएच का। अब क्या करेंगे, हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करेंगे, क्योंकि पहले भी जो है वो इस ये हाइड्रोजन आयन के ल्यूमन में इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो है एसिडिक पीएच बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट पेन जो है हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाता है, एपिगैस्ट्रिक पेन स्टार्ट हो जाता है, आप कंफर्टेबल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करते हैं। अब इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम क्या होता है कि
ये जो होते हैं उस पंप को इनहिबिट करते हैं और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम कर देते हैं। उस एटीपेज पंप को जो पेरिटल सेल्स के अंदर पड़े हुए हैं उनको बंद करके क्या करेंगे कि एसिड सिक्रीशन को कम कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटॉन पंप रिजल्ट इन परमानेंट इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी। आपकी एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो परमानेंटली इनहिबिट हो जाती है और सिक्रीशन ऑफ एसिड रिज्यूम ओनली आफ्टर इंसर्शन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल। ठीक है, और आपकी सिक्रीशन दोबारा उस वक्त स्टार्ट होती है जब आप न्यू मॉलिक्यूल इंसर्ट करते हो, चाहे वो हाइड्रोजन आयन होगा, पोटाशियम एटीपेज इनटू ल्यूमन मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिटल सेल दैट मे टेक 4 to 5 days। ठीक है, और नए आपके एटीपेज पंप से हाइड्रोजन आयन के बनने में, पोटाशियम आयन के ट्रांसपोर्ट में फिर 4 से 5 दिन लग जाते हैं कि वो दोबारा से जो है रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। तो ये आपकी जो है परमानेंटली जो है पेरिटल लाइनिंग के पंप को स्टॉप कर देते हैं और आपको जो है रिलीफ मिल जाता है एसिड सिक्रीशन से। तो ये इनका मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। फिर जो है ये छोटी सी ड्रग है और है भी बहुत इजी सी। तो द पेरिटल सेल्स secrete acid by means of membrane pump। ठीक है, जिनको हम कहते हैं आइडेंटिफाइड एज हाइड्रोजन आयन। ये आपने आयन ऊपर प्लस चार्ज लगाना है। यहाँ पर मैं चेक करती हूँ, शायद इंसर्ट वाला ऑप्शन हो लेकिन नहीं होगा। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। आपने क्या करना है, हाइड्रोजन आयन प्लस लिखना है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम आयन। ठीक है, एटीपेज ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि पेरिटल सेल सिक्रीट एसिड बाय मींस ऑफ मेम्ब्रेन पंप। मेम्ब्रेन पंप के थ्रू जो है आपके ल्यूमन के अंदर जो है पेरिटल सेल्स क्या करते हैं, एसिड की सिक्रीशन करते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन, एटीपेज पंप जिनको कहा जाता है। ठीक है, एटीपेज पंप कहा जाता है, जो कि जिनका काम क्या होता है, दैट एक्सचेंज हाइड्रोजन आयन एटीपेज पंप में दरमियान में ली गई। ठीक है, दैट एक्सचेंज हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम पंप। ठीक है, पोटाशियम। अब पोटाशियम इनसाइड जाते हैं पेरिटल लाइनिंग के और वहां से हाइड्रोजन जो है वो ल्यूमन में सिक्रीट होता है। तो ये एक्सचेंज हो रहा होता है एटीपेज पंप के थ्रू। और जब हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन ल्यूमन में बढ़ जाती है तो एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिक पीएच जो है वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं कि हम इस एटीपेज पंप को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, ताकि ज़्यादा जो है हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन जो है वो स्टमक के ल्यूमन में ना हो। ठीक है, तो वी यूज प्रोटॉन पंप inhibitors that inhibit this pump and therefore suppresses gastric acid सिक्रीशन। ठीक है, और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं।
यहाँ तक काफी है इसका मोड ऑफ एक्शन। यहाँ तक समझ आ गई है आपको? समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम आ गए। ठीक है। पेरिटल सेल्स जो हैं ये एसिड को सिक्रीट करते हैं बाय मेम्ब्रेन पंप। ठीक है। उस पंप को हम कहते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम एटिपेज पंप कहा जाता है, जो कि क्या करता है आपकी जो है स्टमक में पोटाशियम को और सोडियम हाइड्रोजन आयन को आपस में एक्सचेंज करता रहता है। हाइड्रोजन आयन जब आपके ल्यूमन के अंदर आता है तो एसिडिक पीएच को इन्हांस कर देता है, तो एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। तो हम क्या चाहते हैं कि वो एसिडिटी कम हो जाए, तो हम इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करते हैं। वो पंप क्या करता है कि गैस्ट्रिक सुप्रेस कर देता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को, और ओवरऑल जो है आपको एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन है। तो आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वाली ड्रग याद करनी है। ठीक है। अल्सर का मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेप्ट दिया है कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है, पेप्टिक अल्सर में दवाइयाँ कौन कौन सी यूज होती हैं। ठीक है। एंटासिड्स हम लेते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी लेते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी लेते हैं, म्यूकोजल या लाइनिंग की को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव एजेंट्स भी यूज करते हैं। तो मेन हमारा जो टॉपिक है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ठीक है। मोड ऑफ एक्शन हो गया, तो हम इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका क्या होगा। अगर इसको हम कंपेयर करें H2 एंटागोनिस्ट, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो फास्टर रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। कभी आपने नोट किया कि आप राइजेक लो और आपको वो जल्दी आराम आ जाता है एज कम्पेयर टू आप कोई और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ले रहे हो। तो मोर रिड्यूस अल्सर हीलिंग। ठीक है। रैपिड जो है आपकी अल्सर हीलिंग होती है, जल्दी से आपका अल्सर भी भरने लग जाता है, आपका हील होने लग जाता है, और आपको जो है पेन से भी जल्दी रिलीफ मिल जाता है एज कम्पेयर टू H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये 90% जो है ओवरऑल इनहिबिशन शो करते हैं। ठीक है, एसिड्स की। और वाइल H2 रिसेप्टर जो है 65% जो है स्टैंडर्ड डोजेज में इफेक्टिव है, जबकि उसकी जो अगर हम देखें तो उसका इफेक्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर सिंगल डोज लिया जाए ओमिप्राजोल का, तो वो मोर प्रोफाउंड रिडक्शन करती है डेली सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड देन इट इज ऑब्टेन्ड विद सिमिटिडीन एंड रेनिटिडीन। ठीक है। तो अगर हम एक सिंगल डोज लेते हैं इसका सुबह के टाइम नाश्ते से पहले, तो आप देखो तो आपके एसिड की सिक्रीशन जो है ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, और आपको जो है सारा दिन जो है रिलीफ मिलता रहता है उससे, एज कम्पेयर टू हम कोई और ड्रग लें, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर लें, तो उससे ज़्यादा जो है हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो ज़्यादा अफेक्टिव है, वो सॉरी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो ज़्यादा अफेक्टिव है। फार्माकोकाइनेटिक्स की इसके ऊपर आते हैं, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आ जाता है कि ये जो ड्रग है ये यूरिन इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू इन यूरिन एंड फीसेस। ठीक है। यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होते हैं और फीसेस के थ्रू भी एक्सक्रीट होते हैं। साइड इफेक्ट्स इसकी क्या है, ये ड्रग जो है लॉन्ग टर्म अगर यूज किया जाए तो ये क्या काज करती है, कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। साइड इफेक्ट जो है इसके अनकॉमन है, लेकिन ये भी कहा जाता है, न्यू जो स्टडीज हुई हैं, रिसर्च हुई हैं, तो उसके मुताबिक जो है ये ड्रग जो है अगर लॉन्ग टर्म यूज की जाए तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर काज करती है, आपके CVS पे अफेक्ट करती हैं, हार्ट प्रॉब्लम काज करती है, या उन अफेक्ट को प्रोनाउंस करती है। तो लॉन्ग टर्म यूज नहीं होना चाहिए। मोस्टली जब भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो कैप्सूल की फॉर्म में आती है आपके पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, 20 और 40 मिलीग्राम के होते हैं। तो ये 14 डेज के लिए प्रिस्क्राइब करता है, ज़्यादा नहीं देता, और लेने भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो 14 डेज की आपके पास जो पैक आता है उसमें भी सिर्फ 14 गोलियां होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, कभी चेक कीजिएगा। साइड इफेक्ट्स इसके आर अनकॉमन। ठीक है, साइड इफेक्ट्स आर अनकॉमन। ठीक है। लॉन्ग टर्म जो है यूज से प्रोलॉन्ग एसिड सुप्रेशन में काज due to long term use
ऑफ दिस ड्रग, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे तो आपका प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपका एसिड सिक्रीशन सुप्रेस हो जाती है। इस तरह होगा ना कि आपकी जब एसिड सिक्रीशन सुप्रेस हो जाएगी तो बैक्टीरिया को आपके स्टमक के अंदर रहने की बहुत अच्छी इन्वायरमेंट मिल जाएगी और वो वहाँ पे ग्रुप बना लेंगे, कॉलोनाइजेशन कर लेंगे, तो फिर वो हमारे लिए और मसला बन सकता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना चाहिए। साइड इफेक्ट्स आर अनकॉमन ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दिस ड्रग, prolonged acid secretion, acid secretion may cause colonization, ठीक है। colonization, colonize हो जाती है, वहाँ पे क्या करती हैं बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं कॉलोनी के फॉर्म में, causes colonization of bacteria। फिर वो एक और फिर आपका मसला हो जाएगा, फिर इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। colonization of bacteria in stomach, and causes hyper गैस्ट्रिनीमिया, ठीक है। गैस्ट्रिनीमिया का मतलब है कि गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज्यादा क्या होगा, कम हो जाएगा, गैस्ट्रिनीमिया। तो ये आपका साइड इफेक्ट हो गया ड्रग का। प्रिपरेशन हमारे पास कौन सी फॉर्म में इसकी आती है, ये बस यहाँ तक थी ड्रग आपके पास। प्रिपरेशन आ गई आपके पास कैप्सूल फॉर्म में आती है ड्रग, ठीक है, कैप्सूल फॉर्म में आती है। और इसमें जो ड्रग हमारे पास है, अगर आपको जो नाम याद है, राइजिक का नाम है, ठीक है, राइजिक, ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल ही राइजिक है ना, ओमेप्राजोल तो उसका जेनेरिक नेम है। 20 मिलीग्राम, मैम वो अलग चीज नहीं है, जेनेरिक फॉर्मूला एक ही है लेकिन। फार्मूला यही है ना, ओमेप्राजोल है फार्मूला, फार्मूला ओमेप्राजोल है, नाम डिफरेंट से आ सकती है, ठीक है। 40 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम वंस अ डे, ठीक है। ओमेप्राजोल जो है राइजिक के नाम से भी आती है और दूसरे एक नाम से आती है लोजैक के नाम से, ठीक है। ये हम किसकी पढ़ रहे हैं, ओमेप्राजोल की ब्रांड नेम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास आ जाती है लेंसोप्राजोल, ये कैप्सूल की फॉर्मुलेशन में भी होती है, ये भी कैप्सूल फॉर्म में आती है आपके पास। जोटान, और भी कई आजकल तो इतने ब्रांड आ गए, जोटान 30 मिलीग्राम, ये हमारे पास पेंटा केयर के नाम से होती है, मेगाजोल के नाम से 40 मिलीग्राम में आती है, मेगाजोल के नाम से, ठीक है। ओमेप्राजोल मेगाजोल के नाम से 40 मिलीग्राम, लोजैक में 20 मिलीग्राम है, राइजिक में भी 20 भी आती है और 40 भी आती है, तो 40 लिखा रहे, ठीक हो गया। तो ये हो गई आपके पास, ये भी वंस अ डे हो, ठीक हो गया, वंस अ डे। और किस टाइम लेनी है, सुबह के टाइम। तो ये हमारे पास आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग, उनका मोड ऑफ एक्शन, उनकी फार्माकोकाइनेटिक, साइड इफेक्ट्स, प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के अंदर हमने डोज देख लिया कि ड्रग जो है ओमेप्राजोल जो है 20 और 40 मिलीग्राम में आ रही है, जबकि लेंसोप्राजोल आपके पास 30 मिलीग्राम में आ रही है। आसान है। यस मैम। जा गई है बस। आज कल जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसमें आपकी ये ड्रग कवर हो गई है। अब आपने साथ साथ याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ले लिए, बाकी कहाँ है, आज इतनी खामोशी क्यों है, आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी। ले यस लिया। मैम। यस मैम।